हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञा आईएएस एकेडमी। आज हमारी पार्लियामेंट की क्लास 2 होने वाली है। कल हमने पार्लियामेंट की बाकी सारी राज्यसभा, लोकसभा, उनका कंपोजिशन, उनका ड्यूरेशन, बाकी सारी चीज़ें देखी थी। अब हम उसकी आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे एक क्विक रिवीजन कि कल की क्लास में हमने क्या सीखा क्या नहीं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो हम लोग कल पढ़ रहे थे पार्लियामेंट, तो हमने वहाँ एक दो आर्टिकल की भी बात की थी स्टार्टिंग में कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 79 में है और साथ ही हमारा दो हाउसेस की हम बात कर रहे थे, पार्लियामेंट के दो हाउसेस की बात कर रहे थे, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखेंगे हम लोग लोकसभा हमने क्या क्या पढ़ा था, हम लोग को कुछ याद भी है या नहीं कल की क्लास से। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था हमारी जो लोकसभा है वो हमारा क्या थी, लोअर हाउस थी। सेकेंड हमने देखा कि हमारा फर्स्ट हाउस था और साथ ही इसका हमारा टेम्परेरी था और हमारा ये फर्स्ट हाउस था और इसका एक और नाम क्या था, लोकसभा का एक और नाम मैंने आप लोगों को कल बताया था, पॉपुलर हाउस। और हम देखेंगे यहाँ इनके मेंबर्स की बात करेंगे, जो लोकसभा में प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं। कल थोड़ा सा वहां मिस्टेक हो गया था तो आज आप लोग उसको करेक्ट कर लेना। प्रेजेंट में 543 मेंबर्स हैं और इसमें से 524 हमारा स्टेट से है और 19 हमारा यूटी से है। तो ये सारी चीजें आप करेक्ट कर लेना। कल हमने यहाँ 514 लिख दिया था। ओके, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो हमारे लोकसभा है उसके प्रेजेंट में अभी कौन हेड है, कौन बताएगा प्रेजेंट में लोकसभा के हेड कौन है। ओम बिरला। ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए और ये 17th नंबर के हैं। ओके, तो लोकसभा के बारे में ये सारी चीजें देखी थी। इसका टेन्योर टाइम पीरियड कितना था, इसका 5 ईयर। ओके, अब हम राज्यसभा को और साथ में जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। राज्यसभा अपर हाउस, सेकेंड हाउस और ये एक परमानेंट चेंबर है। अगर वही हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो राज्यसभा का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। अगर इसके मेंबर की बात करें तो यहाँ वो 6 ईयर होगा। ओके, और 1/3 हर कितने साल में, हर सेकेंड ईयर वो लोग रिटायर्ड होंगे। ठीक है, अब राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, कौन बताएगा। जगदीप धनखड़। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही हमारे लोकसभा के वही चेयरमैन होंगे, जगदीप धनखड़। अब मेंबर देखेंगे, प्रेजेंट में लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 245। 245 से 233 हमारा स्टेट से है और 12 हमारे नॉमिनेटेड हैं, जिनको कौन इलेक्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट करेगा। अब ये 233 भी कैसे हैं, 225 तो स्टेट से रहेंगे और यहाँ 8 जो है वो यूटी से। अब 8 जो सीटें यूटी से हैं वो किस किस स्टेट, किस किस यूटी में है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जम्मू कश्मीर। ओके, तो
तो ये हमारा जो हमने कल सब पढ़ा था। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के हमारे चेयरमैन को। अब देखिए हमारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हमारी लोकसभा का होता है स्पीकर। स्पीकर को कैसे चुना जाता है, तो जो स्पीकर को चुनेंगे, जो लोकसभा के जो सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो सबसे पहले अपने आप में से ही किसी एक वरिष्ठ को, जो सबसे सीनियर होगा, उससे बोलेंगे कि आप आ जाओ यहाँ, और जो भी आपको लगता है कि वो बेस्ट रहेगा स्पीकर के लिए, उसको आप इलेक्ट करो। तो अपने ही सदस्यों के बीच में से इलेक्ट किया जाएगा। From amongst its member, whenever the office of the speaker fell vacant, the Lok Sabha elect another member to fill vacancy। तो सबसे पहले स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा अपने ही मेंबर में से, और जब उसका खाली होगी, इसकी जो पोस्ट खाली होगी, तो तब फिर किसी और दूसरे को उसकी जगह इलेक्ट कर लिया जाएगा। स्पीकर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, तब तक लोकसभा रहेगी, तब तक ही वो स्पीकर रहेगा। जैसे ही, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे लोकसभा 5 ईयर के बाद खत्म हो जाती है, तो एकदम से स्पीकर को नहीं हटाया जाएगा, वो कुछ टाइम तक रहेगा। फिर जैसे ही न्यूली लोकसभा आ जाएगी, तब फिर वो अपने पद पर नहीं रहेगा, तो वहां से हटा दिया जाएगा। उसके बाद ही हैज टू वेकेंट हिज ऑफिस अर्लियर इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस हैं जिस वजह से जो स्पीकर है उसकी जगह खाली रहेगी, तो कौन से 3 रीजन है। सबसे पहले, इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं है तो वो कैसे स्पीकर बन जाएगा। ओके। सेकंड हमारा कहता है इफ ही रिजाइन, अपनी मर्जी से वो छोड़ देता है कि भाई मुझे नहीं रहना है, अपने पद से त्याग पत्र दे देगा, तो भी वो मेंबर नहीं रहने वाला है। एंड द थर्ड, इफ ही रिमूव्ड, अगर उसको जो मेंबर है वहां के, वो लोग कह देंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए स्पीकर, अब इसको हटा दो, आउट करो इसको। तो थर्ड रीजन होने वाला है कि जब रेजोल्यूशन से, मेजोरिटी कैसी होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी होगी। अब इफेक्टिव जब सब लोग एक साथ मिलके बोल रहे हैं भाई हमें नहीं चाहिए ये वाला लोग स्पीकर, अब इसको हटाओ, आउट करो, हमें तो कोई दूसरा चाहिए, तो वो हमारी मेजोरिटी हो गई। तो थर्ड रीजन है। उसके बाद ये सारी चीजें कब होंगी, 14 डेज के एडवांस नोटिस। स्पीकर को पहले बताना होगा कि भाई हम आप लोग के, आपके लिए कार्रवाई लेके आ रहे हैं, हम आपको हटाने जा रहे हैं, हमें आप नहीं पसंद हो, हम सब आपको हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एडवांस नोटिस करना होगा स्पीकर को, तब जाके उनको रेजुलेशन से हटाया जाएगा। नेक्स्ट आके देखते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, इफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फेल वेकेंट, लोकसभा जो है अदर मेंबर इलेक्ट करेंगे, और वो कब तक अपने पद पर बना रहेगा, तब तक कि जिस डेट को उसने अपने ऑफिस को ज्वाइन किया है, तब तक कि 5 ईयर तक उसका टेन्योर रहेगा। When a resolution for the removed the speaker under reconsideration cannot preside, he may be present, can speak and take part in the proceeding of the house। such a part कैसे कह रहा है वो, अब ये बोल रहा है कि जिस स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वो जो स्पीकर है ना, वो अब उस कुर्सी पे नहीं बैठने वाला है कि उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो बोलेगा नहीं भाई मैं ही बैठूंगा या मैं ही सारी चीजें डिसाइड करूंगा, तो उस टाइम पे उससे बोला जाएगा भाई हट अपनी कुर्सी से यहाँ के बैठ, क्योंकि सारी जो बातें हैं उसी के लिए तो कही जाएंगी। तो तब जाके वो प्रिसाइड नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा उस टाइम पे, लिखा हुआ ना ही कैन नॉट प्रिसाइड, वो प्रिसाइड उस टाइम पे अध्यक्षता नहीं करेगा, क्योंकि उसी के खिलाफ सारी बातें होने वाली है। और फिर क्या होगा, वो वोट नहीं कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंट में। अब फर्स्ट इंस्टेंट कैसे होगा, जो पहली बार में जब वोट कराई जा रही है, भाई किस किस को प्रॉब्लम है इस स्पीकर से, इसको हटाना है, तो पहली बार में उससे वोट नहीं कराई जाएंगी। वोट तब कराई जाएंगी जब टाई होगा। टाई क्या होगा, जब इक्वल वोट रहेंगे, तो तब स्पीकर वोट कर सकता है। तब उसके पास है कि भाई आप बताओ, आपके पास कोई आपको गवाही देनी है, भाई मेरी भी तो सुन लो। स्पीकर बोलेगा भाई मेरी तो सुनो, किस वजह से मुझे हटाया जा रहा है, कुछ मैं भी बोलना चाहता हूँ, तो तब वो सारी बातें कह सकता है और वोट भी कर सकता है। लेकिन तब टाई होगा, इनइक्वल रहेंगी वोट, तब नहीं उसके पास कोई राइट रहेगा। प्रोविजन है उसके पेंशन के बारे में, जो उनकी सैलरी है, जो अलाउंस है, उसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि यहाँ के जो स्पीकर है उनको कितनी पेमेंट दी जाएगी। तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं है। लेकिन एक एक्ट आता है 1954 में, जिससे कि उनको सैलरी, वेतन भत्ते जो है मेंबर्स को दिए जाने लगे, और 1976 में वो प्रोवाइड भी किया जाने लगा। तो ये एक बात देख लेना, इसको नोट कर लेना कि 1954 में आता है और 1976 में उसको प्रोवाइड किया जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं रोल, पावर एंड फंक्शन। अब हमारे स्पीकर साहब बन चुके हैं, अब उनकी क्या रोल है, क्या पावर है, क्या उनकी ड्यूटीज रहने वाली है।
तो क्या है, स्पीकर करने वाले क्या है, सबसे पहली बात तो हेड रहेंगे लोकसभा के। जब स्पीकर चुन के आ चुके हैं तो सारी चीजें उनके हाथ में आ गई हैं, अब उनकी मर्जी है वो किस फैसले पे बोले कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो मना कर दे, नहीं हम नहीं मानने वाले हैं, सबको मानना पड़ेगा क्योंकि वो सीनियर बन चुके हैं, तो सबको उनके ही अनुसार सारी बातें करनी होंगी। गार्जियंस ऑफ द पावर एंड द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमेटी। अब जो कमेटीज होंगी, जो वहाँ मेंबर हैं, उन सबको कौन गाइड करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, गाइडेड है यानी कि उनका संरक्षण, तो वो सब कौन करने वाला है, स्पीकर करेगा लोकसभा का। प्रिविलेज है मेंबर्स के, यानी जो विशेष अधिकार हैं उन सबको स्पीकर देखेगा। उसके बाद प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। प्रिंसिपल स्पोक्समैन होगा, प्रमुख होगा, वही सारी बातें वही बोलेगा, उसके ही डिसीजन फाइनल होंगे, कोई उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा कि आपने इस डिसीजन को कैसे दिया कैसे नहीं दिया है, तो उसकी बातें फाइनल होने वाली, ये उसकी पावर है। उसके खिलाफ कोई नहीं उठेगा कि नहीं भाई हमें आपका जो डिसीजन है हमें पसंद नहीं आ रहा है। अब आती है उसकी जो पावर है वो उसको कहाँ से मिली है, जो स्पीकर है ऑफ द लोकसभा डिराइव्स हिज पावर एंड ड्यूटीज, उसको अपनी पावर और ड्यूटीज को कहाँ से उसको मिला है, कहाँ से उसको दी गई हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से उसको बताया गया है कि जो स्पीकर है उसकी ये पावर्स होने वाली है। सेकेंड सोर्स क्या होगा कि प्रेसिडेंट्स एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, यानी कि एक रूल बुक होगी कि भाई इस बुक के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें कंट्रोल करनी होगी। थर्ड हमारा बोलता है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का, ये क्या बात है, ये बोल रहा है कि जो पहले से लोकसभा में जो भी ट्रेडिशन है, कन्वेंशन यानी कोई भी ट्रेडिशन जो फॉलो हो रहा है ना, तो वो आपको खत्म नहीं करना है, उसको बरकरार रखना है, आगे तक उसको बनाए रखना है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड हो गया एक रूल बुक होगी, और थर्ड होगा कि जो पार्लियामेंट में जो कन्वेंशन है, जो ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करना। ये नहीं अपनी मर्जी से आके कुछ नए रूल चला दिए, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद पावर्स और ड्यूटी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट उसकी पावर्स हैं, वो क्या रहेगी, सबसे पहले तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की रहने वाली है। मेंटेन ऑर्डर डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग। तो वो क्या करने वाला है, सारी जो प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस होगा लोकसभा के अंदर, उन सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। जो वो हाउस है लोकसभा है, वहाँ डेकोरम यानी हर चीज को मेंटेन में रखने वाला है, ये काम हो गया। हैज फाइनल पावर इन हिज रिगार्ड, उसका ही फाइनल डिसीजन होने वाला है। उसके बाद फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन, वही फाइनल होगा, वही फाइनल इंटरप्रेटर होगा। कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अकॉर्डिंग वो सारे अपने फैसले लेने वाला है। द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे कंडक्ट कर रहा है, एक रूल बुक होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें करेगा। थर्ड है वही अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेडिशन है उसको नहीं खत्म करेगा, जो फॉलो होता आ रहा है ट्रेडिशन उसको ही आगे बरकरार रखना है उसको। डज नॉट वोट हिज फर्स्ट इंस्टेंट, हमने पहले भी देखा था कि पहली बार में वो वोट नहीं करने वाला है। जब पहले काउंट हो रहे हैं ना, देखते हैं कि कितने लोग यस और नो की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उस टाइम में जो हमारे स्पीकर है वो वोट नहीं करेगा। वोट कब करेगा वोट, कैन एक्साइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई होगा तभी वो वोट कर पाएगा। तो ये भी उसकी एक पावर्स में आ रहा है। प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग, अब जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है। संयुक्त बैठक हमारा किस आर्टिकल में आ रहा था, पहले हम पढ़ चुके हैं सारे आर्टिकल्स, 108। तो जो हमारी संयुक्त बैठक है तब बुलाई जाएगी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसका सेशन नहीं चल रहा होता है, नहीं सेशन नहीं, जब कोई बिल आता है तो जब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में किसी भी बिल को लेकर आपस में कोई विरोध होता है, तो उस टाइम पे स्पीकर होगा कि भाई आ जाओ सब लोग एक साथ बैठो और देखो कि किस बात पे आप लोगों का कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो तब वो बुलाता है जॉइंट सिटिंग। कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग, अब वो क्या करेगा, वो सीक्रेट सिटिंग के लिए बुला सकता है, नहीं चुपचाप से बैठक कर लेगा कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पीएम बोलेंगे कि ये जो है ना, ये कोई मुद्दा है या कोई जरूरी बात है, इसको ना बिना जनता के सामने लाए हम लोग एक चुप से एक बैठक कर लेंगे। तो उस टाइम स्पीकर भी बोल देंगे ठीक है आप सब आ जाओ। उस टाइम पे परमिशन देने की पावर भी किसकी है, स्पीकर की है। सीक्रेट सिटिंग वो बुला सकता है बिना लोगों के सामने आए कि भाई कोई बैठक हुई है। उसके बाद डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट अ हिज डिसीजन और दिस क्वेश्चन इज फाइनल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसमें सबसे लास्ट जो डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, वो हमारे स्पीकर देंगे।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है कि जो मनी बिल है धन विधेयक है या नहीं, इस पर जो लास्ट जो फाइनल डिसीजन होगा वो कौन देगा, हमारा स्पीकर देगा। Decide the question of disqualification of a member of the Lok Sabha arising on the ground of defection। एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, किस शेड्यूल में था, 10th शेड्यूल में था। तो वही बोल रहे हैं कि किसी भी अगर मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है किस बेसिस पर, डिफेक्शन, दल बदल के कारण, तो वही स्पीकर की पावर है, वो चेक करेगा कि अच्छा इसको कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो किस वजह से किया गया है, तो उसको फिर करना है डिस्क्वालीफाई या नहीं, ये भी स्पीकर बताएगा। लेकिन अब एक और नया रूल जोड़ दिया गया है कि जो मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई करने के बाद स्पीकर कह देता है कि नहीं भाई इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है, उसके पास ये राइट है, वो देखेगा कि अभी तो डिफेक्शन लॉ के कारण उसको डिस्क्वालीफाई ठहराया गया, अब आप कह रहे हो नहीं ठहराया जा रहा है, तो उसके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो आके इससे चेक कर सकती है उन सारी चीजों को कि मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन को आप जो गलत ठहरा रहे हो वो किस वजह से ठहरा रहे हो। अब चेयरमैन आ गए हमारे राज्यसभा के। अब तक हम पढ़ रहे थे सारे स्पीकर की पावर पढ़ रहे थे, उनकी ड्यूटी, उनका रोल क्या है, क्या उनकी पावर्स रही। अब हम ऐसे ही राज्यसभा की पढ़ेंगे, और राज्यसभा में हमारा कौन होता है, चेयरमैन होता है। अब क्या करेंगे चेयरमैन साहब, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, आर्टिकल 89(1) वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इंडिया ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 89(1) कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होने वाला है, चेयरमैन, यानी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का उपसभापति होगा। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वही बात है कि उपराष्ट्रपति होने वाला है। और कौन थे, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके, जगदीप धनखड़ होने वाले हैं। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर हमें चेयरमैन को हटाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले उसको वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाना होगा। तो जब वाइस प्रेसिडेंट हट जाएगा तो चेयरमैन तो अपने आप ही अपने पोस्ट से हट जाएगा। तो जैसे कि हम स्पीकर को कैसे हटा रहे थे, मेजॉरिटी से हटा रहे थे, उसको नोटिस दे रहे थे, तब जाके उसको हटाया जा रहा था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को अगर चेयरमैन से हटाना है तो पहले उसको वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से उसको हटाना होगा। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट अ प्रेसिडेंट, अभी हम देख रहे थे जब प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति, तो वो उसके कुछ दो काम थे, एक तो वो एज अ चेयरमैन काम कर रहा था और सेकंड वो क्या काम था उसका, प्रेसिडेंट, यानी कि वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट कर रहा था। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह काम करेगा ना, तो उस टाइम पर वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही काम करेगा। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करने लगा तो फिर वो चेयरमैन नहीं रहेगा उस टाइम पे, सिर्फ वो प्रेसिडेंट के ही सारे कामों को संभालने वाला है। उसके बाद आगे स्पीकर के पास कुछ स्पेशल पावर है जो कि चेयरमैन के पास नहीं है। कौन सी वो तो पावर है, सबसे पहले तो आप लोग बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है कि मनी बिल के बारे में जो फाइनल डिसीजन होगा वो स्पीकर का होगा, चेयरमैन की उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं होता है। तो देखो फाइनल बिल मनी बिल है या नहीं, ये बात कौन बताने वाला है, स्पीकर बताएगा। और चेयरमैन कैन नॉट वोट इन द स्टेट, जो चेयरमैन होता है ना वो भी वोट नहीं करता है, लेकिन स्पीकर को एक सेम यहाँ ये है कि जो चेयरमैन है वो भी फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं करता है, वो पार्लियामेंट में बैठ सकता है, बातें कर सकता है, मीटिंग ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। वो भी वोट करने का राइट उसके पास तब है तब इनइक्वालिटी ऑफ वोट्स, यानी कि जब इक्वल नहीं है वोट तब नहीं करेगा, लेकिन तब टाई का प्रोसेस होगा उस टाइम में वो वोट करेगा। सैलरीज जो है वो किसी की भी फिक्स नहीं है, पार्लियामेंट जितना डिसाइड करेगा वो देगा। चार्जेस ऑन द कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, किससे दिया जा रहा है, संचित निधि जो होती है हमारी, उससे इनको पेमेंट दी जाएगी। नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सारी चीजें मैटर नहीं करने वाली हैं। अब डिप्टी चेयरमैन आ गए राज्यसभा के, आर्टिकल 89(2), काफी बड़ा चैप्टर है बच्चों, काफी बड़ा चैप्टर है, अभी एक क्लास और लगेगी तब जाके हमें कंप्लीट करेंगे, बट यही थोड़ा थोड़ा जो भी आप नोट बनाते रहे ना नोट्स, तभी जाके ये समझ में आने वाला है। राज्यसभा सेल चूज अ मेंबर ऑफ काउंसिल टू बी डिप्टी चेयरमैन, तो डिप्टी चेयरमैन भी अपने ही मेंबर्स में से उनको इलेक्ट करेंगे
अगर उसका ऑफिस खाली होता है, उसका जो पद है वो खाली होगा, तो फिर दूसरे को वहीं से इलेक्ट कर लिया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट कब खाली होने वाली है, डिप्टी चेयरमैन सॉरी, तो कैसे होने वाले हैं, जैसे हमारा स्पीकर था, एक तो अगर वो मेंबर नहीं होगा तब उसको हटा दिया जाएगा, एक दूसरा वो अपनी मर्जी से रिजाइन दे रहा है, और थर्ड क्या था, अगर उसको मेजॉरिटी से हटाया जा रहा है, तो सेम ही हमारे चेयरमैन को हटाया जा रहा है अगर वो मेंबर नहीं है, सेकेंड वो रिजाइन कर रहे हैं, और थर्ड अगर मेजॉरिटी से सब लोग मिल के बोल रहे हैं कि भाई हमें ये वाला नहीं चाहिए चेयरमैन, अब इसको हटा दो, तो वही प्रोसेस रहेगा चेयरमैन के लिए। अब पार्लियामेंट लीडर की बात करेंगे। जो हमारा पार्लियामेंट का भी हम बात कर रहे थे, स्पीकर की बात कर रहे थे, चेयरमैन की बात कर रहे थे, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है उसका लीडर कोई और होता है। तो ये जो बातें हैं पार्लियामेंट के लीडर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बताया गया है। तो लीडर कौन होगा, हमारा पार्लियामेंट का लीडर होने वाले हैं पीएम। लीडर ऑफ द हाउस मीन्स हो गया प्राइम मिनिस्टर, लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद another minister who is member of Lok Sabha and is nominated by the PM to function as a leader of the houses, यानी कि PM ही अगर किसी और मिनिस्टर को अपॉइंट कर दे तो वो वहाँ सारे फंक्शंस को देख सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि लीडर कौन है, नेता कौन है, तो नेता हमारा लीडर होने वाला है हमारा प्राइम मिनिस्टर। और वही हमारा लीडर कौन है राज्यसभा में, उसको भी नॉमिनेटेड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन ये सारी बातें, द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें संविधान में नहीं लिखी गई है कि लीडर कौन होगा, राज्यसभा का कौन होने वाला है, लोकसभा का कौन होगा, कौन उसको इलेक्ट करेगा। अब आगे हमारे सेशन, पार्लियामेंट के सेशन की बात करेंगे। पार्लियामेंट के सत्र कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली बात कि हमारे सेशन होते हैं 3, और किसी भी एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के बीच 6 मंथ का टाइम बीच में देना होता है। गैप जो होगा वो 6 महीने का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा 3 सत्र होते हैं। द प्रेसिडेंट फ्रॉम द टाइम समवन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। दोनों सत्र के बीच का जो समय है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो 3 तरह के हैं, कौन कौन से, एक है बजट सेशन जो फरवरी टू मई, उसके बाद हमारा मॉनसून सेशन है जुलाई टू सितंबर, और थर्ड है हमारा विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर के लिए रहेगा। तो बीच में कितने टाइम बच रहा है, 6 महीने से ज़्यादा। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि एक साल में 2 बार बोल सकते हैं या नहीं। ओके, तो सेशन से क्वेश्चन आता है कि आपको 2 दे देगा, तीसरा कोई अलग दे देगा कि देखो कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो ये बातें याद रखना, नोट भी करते रहना साथ में। अब लैंग्वेज की बात करेंगे, जो पार्लियामेंट में है वो कौन सी लैंग्वेज होती है। तो पार्लियामेंट की जो भाषा है वो डिक्लेयर हिंदी एंड इंग्लिश टू बी लैंग्वेज for transacting business. The parliament, however, the presiding officer can permit a member address the house in mother tongue. अब क्या है कि जो मेंबर हैं वहाँ उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बोलने की वहाँ परमिशन है। जो कामकाज की जो भाषा है वो हमारी हिंदी और इंग्लिश है। लेकिन जो और सारे मेंबर हैं, ज़रूरी नहीं है 22 भाषाएं हैं तो सबको ज़रूरी नहीं है कि वो 22 की 22 उनको भाषाओं का ज्ञान हो। तो जो भी अगर कोई भी मेंबर किसी और भाषा में वहाँ बोल रहा है, तो जो बाकी देखे ना उनके ईयरफोन्स लगे होते हैं बाकी मेंबर्स के, तो वो इसलिए लगे होते हैं कि कुछ ऑफिसर्स पीछे बैठे होते हैं, वो उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो बाकी को फिर वो हिंदी या इंग्लिश के अकॉर्डिंग उनको आवाज़ आ रही होती है, चाहे वो किसी भी भाषा में वहाँ के मेंबर बात करें, बट उनको जो ट्रांसलेशन मिल रहा होता है वो हिंदी या इंग्लिश में मिल रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद एक स्पेसिफाइड कर दिया गया कि अब सिर्फ जो भी फैसले होंगे ना पार्लियामेंट के वो हिंदी में होने वाले हैं। फिर बाद में उसको चेंज भी कर दिया गया क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे मेंबर वहाँ जिनको हिंदी समझ में ही नहीं आती थी, तो इसलिए परमानेंट जो लैंग्वेज है वो हमारी पार्लियामेंट की हिंदी और इंग्लिश कर दी गई थी। और हमारी 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज की बात की जा रही है, कितनी शेड्यूल 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं, कितनी बार हमने किया है,
8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, एक हमारे मूल संविधान में और प्रेजेंट में। मैंने कितना आपको ट्रिक से भी बताया था कि फिर बाद में 3 जोड़ी गई, पहले 1 जोड़ी, फिर 3, फिर उसके बाद 4 जोड़ी गई थी। कितनी है टोटल? 22। पहले 14 थी मूल संविधान में, उसके बाद 8 और जोड़ी गई, तो फिर 22 हो गई। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। बाकी हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम बाकी बिल्स की बाकी बातें करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।